6 अगस्त 1945 को दूसरी जंग अजीम के दौरान एक अमरीकी बमबार तैयारे ने जापान के शहर हिरोशिमा पर दुनिया का पहला एटम बम गिराया। धमाके से फौरी तौर पर एक अंदाजे के मुताबिक 80,000 अफराद हलाक हो गए। 3 दिन बाद एक दूसरे अमरीकी B-29 तैयारे ने नागासाकी पर दूसरा एटम बम गिराया, जो पहले वाले से ज़्यादा ताकतवर और तबाहकुन था, जिससे एक अंदाजे के मुताबिक 40,000 अफराद हलाक हुए। 1939 में जंग शुरू होने से पहले अमरीकी साइंसदान नाजी जर्मनी में न्यूक्लियर वेपन्स की तहकीक के बारे में फिक्रमंद हो गए। 1940 में अमरीकी हुकूमत ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को फंड देना शुरू किया। यूएस आर्मी कॉर्प ऑफ इंजीनियर्स को टॉप सीक्रेट प्रोग्राम के लिए ज़रूरी वसी सहूलियात देने का काम सौंपा गया था, जिसका कोड था द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अगले कई सालों में प्रोग्राम के साइंसदानों ने न्यूक्लियर फिजन के लिए ज़रूरी मवाद यानी यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 245 तैयार करने पर काम किया। उन्होंने एटम बॉम्ब के लिए तमाम तर ज़रूरी मवाद को जनरल डिक ग्रोव्स की सरबराही में लॉस अल्मोस, न्यू मैक्सिको भेजा, जहां जे रॉबर्ट ओपनहैमर की क़यादत में एक टीम ने इस सारे मवाद को तबाही फैलाने वाले एटम बॉम्ब में तब्दील करने के लिए काम शुरू किया। चेन न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए यूरेनियम से खास आइसोटोप को अलग करने के लिए अमेरिका की बहुत सारी साइट्स पर काम हो रहा था। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 6 लाख लोग काम कर रहे थे। न्यू मैक्सिको की साइट पर काम करने वालों को स्पेशल पास दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि वहां काम करने वालों के लिए एक अलग कॉलोनी बनाई गई। वहां पैदा होने वाले बच्चों को सिर्फ पोस्ट ऑफिस एड्रेस दिया गया, क्योंकि इस लोकेशन का बताना मना था। अमरीकी सदर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने एटमी प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन वो ये फैसला करने के लिए जिंदा ना रह सका कि एटमी हथियार का इस्तेमाल किया जाए या नहीं। अप्रैल 1945 में रूजवेल्ट की मौत के बाद वाइस प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन को प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। ट्रूमैन को कुछ दिन बाद इस बारे में बताया गया। यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर हेनरी एल सिम्पसन ने ओकिनावा में जापान से होने वाली जंग में भारी नुकसान उठाने के बाद इंतहाई गुस्से की हालत में जापान को तबाह करने की खुली धमकी दे डाली। हालांकि जापान के 2 लाख फौजियों के मुकाबले में अमेरिका के सिर्फ 12,000 के लगभग फौजी मारे गए थे। 16 जुलाई 1945 की सुबह न्यू मैक्सिको के आल्मोगोर्डो में वाक़या ट्रिनिटी टेस्ट साइट पर प्लूटोनियम बम का कामयाब तजर्बा किया गया। तजर्बा करने के बाद जे रॉबर्ट ओपनहैमर ने जो लाइंस बोली वो कुछ यूं थी। We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. हम जानते हैं कि दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। कुछ लोग हंसेंगे और कुछ लोग रोएंगे। ज़्यादातर लोग चुप रहेंगे। मुझे हिंदू धर्म की भगवत गीता की एक लाइन याद आ गई, विष्णु अब मैं मौत बन गया हूं, दुनिया की तबाही का बायस। शायद हम सब यही सोच रहे हैं। इस एटम बॉम्ब से पहला नुकसान खुद अमेरिका को ही। जी हां, तजर्बे को दुनिया से और अपनी आवाम तक से छुपाने के लिए
इसको राज रखा गया और आसपास के इलाकों को खाली नहीं करवाया गया। इनका ख्याल था कि आसपास कोई रिहायशी इमारत नहीं है, लेकिन इनका ख्याल गलत था। लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक गर्ल्स डांस एकेडमी में 10 के करीब लड़कियां इसका शिकार हो गईं। इनमें से सिर्फ एक जिंदा बच पाई। न्यू मैक्सिको के लोगों को ना धमाके से पहले और ना बाद में वहां से हटाया गया, बल्कि बाद में एक प्रेस रिपोर्ट जारी की गई जिसमें यह कहा गया कि यह एक डंप आर्मी एमोनेशन एक्सप्लोड हुआ है। बहरहाल लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इससे जानवर क्यों मर रहे हैं या उनके जिस्म पर सफेद धब्बे क्यों बन रहे हैं। इस धमाके ने रेत को ग्रीन ग्लास यानी शीशे में बदल दिया था। जब जापान ने किसी भी सूरत हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया, तो अमेरिकी जनरल मैक आर्थर डगलस और दीगर आला फौजी कमांडरों ने जापान पर पहले से की जा रही बमबारी को जारी रखने की हिमायत करते हुए एक बड़े और फैसलाकुन हमले पर अपनी रजामंदी जाहिर की। इस हमले का नाम ऑपरेशन डाउनफॉल रखा गया। उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रूमैन को मशवरा दिया कि इस तरह के हमले के नतीजे में जापान को तो तबाही का सामना करना पड़ेगा, ताहम अमेरिका को भी 1 मिलियन अमेरिकियों की जान की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। इतनी ज़्यादा हलाकतों से बचने के लिए ट्रूमैन ने फैसला किया कि एटम बम का इस्तेमाल इस उम्मीद में किया जाए कि वो जंग को इख्तिताम तक पहुंचाए और उसकी तबाहकुन ताकत को देखते हुए न सिर्फ जापान बल्कि दीगर पावर्स भी होश के नाखून ले। इस तरह पूरी दुनिया में अमेरिका की एक डोमिनेंट पोजीशन बन जाएगी। टोक्यो से तकरीबन 500 मील के फासले पर वाक़े हिरोशिमा को पहले मिलिट्री बेस टारगेट के तौर पर मुंतखब किया गया था, जिसकी आबादी तकरीबन 3.5 लाख के करीब थी। लेकिन ये बात सही नहीं थी कि ये मिलिट्री बेस शहर था। ये शहर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम था। अटलांटिक ओशन के टैनियन जजीरे पर कायम अमरीकी अड्डे पर पहुंचाने के बाद 9,000 पाउंड वजन से ज़्यादा का यूरेनियम B-25 बॉम्ब अमरीकी बॉम्बर तैयारे में लोड किया गया, जिसे ख़ास तौर पर इस मिशन के लिए तैयार किया गया था। तैयारे ने 6 अगस्त की सुबह 8:15 पर दुनिया के पहले एटम बॉम्ब लिटिल बॉय को हिरोशिमा पर 2000 फुट की बुलंदी से फेंक दिया। यह बॉम्ब इस कदर ताकतवर था कि ज़मीन पर गिरते ही शहर का 5 मुरब्बा मील तबाह हो गया। असल में यह बॉम्ब 600 मीटर की बुलंदी पर हवा में ही फटा था। पहले ही घंटे में 70,000 लोग लुकमाए अजल बन गए और फिर यह तादाद 1,40,000 तक जा पहुंची। हिरोशिमा की तबाही के बावजूद जापानी फौज अपनी जिद पर कायम रही और हथियार डालने से बाज रही। ताहम 3 दिन बाद 9 अगस्त को एक और बॉम्बार तैयारा जजीरा टैनियन से उड़ाया गया। इस तैयारे में लिटिल बॉय से भी ज़्यादा ख़तरनाक एटम बॉम्ब फैट मैन मौजूद था, जिसका हदफ जापानी शहर कोकोरा था। ताहम जहाज़ का पायलट घने बादलों के बायस टारगेट तक पहुंचने में नाकाम रहा और वो सेकेंडरी टारगेट यानी कि दूसरे शहर नागासाकी के एक और ज़िला ओराकामी पहुंच गया। इस तैयारे ने सुबह 11:02 पर नागासाकी पर फैटमैन गिरा दिया। हिरोशिमा में इस्तेमाल होने वाले बम से ज़्यादा ताकतवर इस बम का वज़न तकरीबन 10,000 पाउंड था और इसे 22 किलो टन का धमाका करने के लिए बनाया गया था। हिरोशिमा के बरक्स नागासाकी शहर चूँकि पहाड़ों के दरमियान कायम था, लिहाजा इस वजह से यहाँ पर एटम बम खुलकर अपना असर दिखाने में नाकाम रहा, जिसकी बदौलत शहर की तबाही 2.6 मुरब्बा मील तक महदूद हो गई। एटम बम के खौफनाक हमलों के बाद 15 अगस्त 1945 को दोपहर के वक्त जापानी शहंशाह हिरोहितो ने रेडियो पर अलाइड फोर्सेस के सामने हथियार डालने का ऐलान किया। Be now restored to the world, and that God will preserve it always.
These proceedings are closed. یہ خبر تیزی سے پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس فتح کے جشن کی تقریبات پورے امریکہ اور دیگر اتحادی ممالک میں شروع ہو گئی۔ ہتھیار ڈالنے کے رسمی معاہدے پر 2 ستمبر کو ٹوکیو بے میں لنگر انداز امریکی جہاز میسوری پر دستخط کیے گئے۔ دنیا کے پہلے ایٹم بموں کا نشانہ بننے والے شہر ناگاساکی اور ہیروشیما میں کتنی تباہی ہوئی، اس بات کا اندازہ مکمل طور پر تو نہیں لگایا جا سکتا، تاہم اس وقت کی سامنے آنے والی تصویروں سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان خوفناک ترین حملوں میں دونوں شہروں کا زیادہ تر بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو گیا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر بمباری سے ہونے والی ہلاکتوں کی صحیح تعداد نامعلوم ہے، تاہم اس حملے سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً 1,40,000 لوگ ہیروشیما میں اور 60,000 سے 80,000 لوگ ناگاساکی میں ہلاک ہوئے۔ لٹل بوائے اور فیٹ مین نے شہروں پر گرتے ہی جو تباہی اور ہلاکتیں کیں وہ تو اپنی جگہ ہے، تاہم ان دھماکوں کے بعد ہونے والے اثرات بھی ان شہروں میں رہنے والوں کے لیے جان کا عذاب بنے رہے۔ دھماکوں کے بعد ان شہروں میں طبی امداد کے لیے داخل ہونے والے ریسکیو اہلکاروں اور دیگر میڈیکل سٹاف کو ایٹم بم سے نکلنے والی ریڈیشنز نے متاثر کیا۔ فضا میں قائم رہنے والی ریڈیشنز نے صحت کے سنگین مسائل پیدا کیے۔ خوفناک دھماکوں کے بعد ان شہروں میں کینسر نے تیزی سے سر اٹھایا۔ اس کے علاوہ یہاں پر پیدا ہونے والے بچے بھی اب نارمل ہونے لگے۔ پیدائشی طور پر ان کے سر بڑے ہوتے تھے اور اس کے علاوہ انہیں کوئی نہ کوئی دماغی معذوری کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان حالات کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں میں سے اکثریت کچھ وقت کے بعد ہی انتقال کر جاتی تھی۔ ایٹمی دھماکے سے بننے والے آگ کے گولے کو اپنے زیادہ سے زیادہ سائز تک پہنچنے میں لگ بھگ 10 سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن اثرات کئی دہائیوں تک رہتے ہیں اور نسلوں تک پھیلتے ہیں۔ بم دھماکوں کے 5 سے 6 سال بعد بچ جانے والوں میں لیوکیمیا کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا۔ تقریباً 1 دہائی کے بعد بچ جانے والے افراد تھائرائیڈ، چھاتی، پھیپھڑوں اور دیگر کینسرز میں مبتلا ہونے لگے۔ بم دھماکوں کی زد میں آنے والی پریگننٹ خواتین نے مس کیریج اور اموات کی زیادہ شرح کا تجربہ کیا۔ اس وقت میں پیدا ہونے والے بچوں میں کمزور نشو و نما اور کینسر ہونے کا خطرہ زیادہ تھا۔ بمباری کے بعد پہلے چند مہینوں کے اندر ریڈیشن ریسرچ فاؤنڈیشن کے اندازے کے مطابق ہیروشیما میں 90,000 سے 1,66,000 کے درمیان لوگ ہلاک ہوئے، جبکہ ناگاساکی میں مزید 60,000 سے 80,000 افراد ہلاک ہوئے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دھماکوں کی طاقت اور شدید گرمی کے ساتھ ساتھ شدید ریڈیشن کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔ بہت سے زندہ بچ جانے والوں کو ڈر تھا کہ تباہ شدہ زمین پر کچھ بھی نہیں اگے گا۔ 1946 کی بہار آنے تک ہیروشیما کے شہری اولینڈر پھول کی تازہ بہار کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اولینڈر کے پھول، جسے جاپانی میں کیوچی کوٹو کہا جاتا ہے، نے ان خدشات کو دور کر دیا کہ تباہ شدہ شہر اپنی تمام تر فرٹیلٹی کھو چکا ہے، لہٰذا ان پھولوں نے یہاں رہنے والوں کو اس امید کے ساتھ جوڑا کہ جلد ہی ہیروشیما المناک بمباری سے صحت یاب ہو جائے گا۔ ناگاساکی اور ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹم بموں کے نتیجے میں جہاں ایک طرف بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئیں، وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس خونی بم کا شکار ہونے سے بچ گئے، تاہم انہیں ساری زندگی کے لیے معذوری کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سی تاریخی ویب سائٹس پر ان افراد سے متعلق تمام تر ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے، جنہوں نے اس حوالے سے اپنا آنکھوں دیکھا خوفناک تجربہ شیئر کیا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ ایٹم بم کس قدر خوفناک ہوتا ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ یا تو مر گئے ہیں یا پھر وہ اپنی زندگی کے آخری موڑ پر ہیں۔
दूसरी जंग अजीम और फिर एटमी हमलों का निशाना बनने वाले जापान की हालत ये थी कि यह मुल्क मलबे का ढेर बन चुका था। एक तरफ शिकस्त और फिर दूसरी तरफ लाखों जापानियों की हलाकत। इन सब के बीच में मुल्क में होने वाली स्ट्रक्चर की तबाही ने इस मुल्क को सालों पीछे धकेल दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद जापान की आवाम के हौसले बुलंद थे। उन्होंने दोबारा से अपने मुल्क को कदमों पर खड़ा करने का फैसला किया और उसके लिए अपनी सारी कुव्वत लगा दी। जापान की तरक्की के हवाले से एक बार इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्राइडमैन ने कहा था कि तेजी से तरक्की करने का बेहतरीन तरीका यह है कि मुल्क पर बमबारी की जाए। अगरचे सब कुछ खोने के बाद किसी मुल्क की तरक्की का तसव्वुर करना मुश्किल है, लेकिन जंग के बाद की जापान इकोनॉमी ने ऐसा ही किया। जापान ने 14 अगस्त 1945 को एलाइड फोर्सेस के सामने हथियार डाल दिए। दूसरी जंग अजीम में जापान को 2.6 से 3.1 मिलियन इंसानी जानें और 56 बिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। अगरचे जापान के पास तकरीबन कुछ नहीं बचा था, लेकिन उनकी मईशत रैपिड स्पीड से बहाल हुई, जिसे जापान इकोनॉमिक मिरेकल के नाम से जाना जाता है। जापान ने 1945 से 1991 तक तेज रफ्तार और पायदार इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सफ़र किया, जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद और कोल्ड वॉर के खात्मे के दरमियान का अरसा था। जापान में रियल टाइम डेवलपमेंट की शरह 1973 तक पॉजिटिव थी और मुसलसल 20 सालों तक बढ़ती रही। 10 साल से भी कम अरसे में जापान की इकोनॉमी इस बुलंद तरीन शरह पर तरक्की कर रही थी, जिसको आखिरी बार 1939 में ऑब्जर्व किया गया था, और मईशत 1955 के बाद हर साल जंग से पहले के मेयार से 2 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। 1980 की दहाई के मिड तक जापान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस हद तक बढ़ गया था कि उसका कंपैरिजन दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक से किया जा सकता है। 1985 में जापान ने अपने ट्रेड पार्टनर्स के साथ अमरीकी डॉलर के मुकाबले में जापानी करेंसी येन की कदर बढ़ाने पर इत्तेफाक किया, जिसकी वजह से 2 साल के अंदर येन की कदर दुगनी हो गई। उसके बाद जापान ने तरक्की का वो सफ़र तय किया कि उसने मुड़कर भी नहीं देखा। दहाइयों कबल एटम बम हमलों का निशाना बनने वाले जापान के दोनों शहरों में आज मामूलात ज़िंदगी रमा दवा हैं। वहाँ आज भी इंसानी ज़िंदगी पूरे ज़ोर शोर से देखी जा सकती है। वहाँ के लोगों में आज इस बात का खौफ नहीं कि उन्होंने माजी में यहाँ क्या तजर्बा किया, बल्कि वो इस बात को लेकर ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आते हैं कि उन्होंने मलबे के ढेर से निकलकर दोबारा खुद को उस मकाम पर खड़ा किया जिसके वो हकदार थे। आज जापान के अमेरिका समेत तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। वो आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस मीटिंग्स और डील्स भी करते हैं। जापान जिस कदर टेक्नोलॉजी में आगे है, उसका मुकाबला अमेरिका भी नहीं कर सकता। इसलिए वो जापान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश करता है। जापान की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अमेरिका के वाशिंगटन हाउस में एक तवील अरसे तक पैनासोनिक के मोबाइल सेट इस्तेमाल किए जाते थे। ये किसी भी मुल्क के लिए कोई भी बड़ी जंग जीतने से भी बड़ी कामयाबी है।